एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th। इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, जिसका टाइटल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इससे पहले हमने इसके 7 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। हर चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस चैप्टर में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। यह वीडियो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन में अगर कोई आपको गलती लगे तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये चैप्टर नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो वो है विस्तृत पतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो उसका नाम है उत्तरी अमेरिका। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्राम पतन है, तो उस विश्राम पतन की बात करें तो वो है होनोलुलु। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है ये आपको बताना है। तो इसका पहला आधार है आर्थिक विकास की प्रावस्था, दूसरा आधार है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, तीसरा आधार है जनसंख्या कारक। तो तीनों ही इसके प्रमुख आधार हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में WTO का मुख्यालय पूछा है कि कहाँ पर स्थित है, तो यह है जिनेवा में। निम्नलिखित में से कौन सा तेल पतन है, तो तेल पतन जो है वो है माराकाइवो, लेबनान, त्रिपोली। तीनों ही तेल पतन माने गए हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंत्रपो पतन है, तो उसकी हम बात करें तो इसमें सिंगापुर दे रखा है, कोपेनहेगन दे रखा है, रोटरडम दे रखा है। तो तीनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है तथा विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर 3 प्रकार के पतनों के नाम आपको लिखने हैं। तो पतन जो है ये जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने, भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार नीचे दिए गए हैं: तेल पतन, मार्ग पतन, पैकेट स्टेशन और आंत्रपो पतन। और नेक्स्ट है नौसेना पतन। ये प्रमुख पतन यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्यापार से क्या अभिप्राय है, व्यापार कौन सी आर्थिक क्रिया है तथा व्यापार के 2 स्तर कौन कौन से हैं। जवाब होगा, व्यापार से अभिप्राय वस्तुओं तथा सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार जो है ये तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, और व्यापार के जो 2 स्तर हैं, 2 लेवल हैं, एक तो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार। एक तो देश के भीतर राष्ट्रीय व्यापार, और देशों अपने देश से बाहर जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ये दूसरे देशों के साथ किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, अगले ही क्वेश्चन में दे दिया है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 आधार आपको बताने हैं, तो यहाँ 5 आधार दिए गए हैं। वो हैं राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जनसंख्या कारक, आर्थिक विकास की प्रावस्था, विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन। तो ये इसके प्रमुख 5 कारक, यहाँ 5 आधार इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ आपको बताने हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या लाभ होते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कोई राष्ट्र
किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता है? दोनों ही क्वेश्चनों का एक ही जवाब होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ हैं। पहला लाभ है यह वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है। दूसरा लाभ है इसमें बाह्य स्रोत जैसे कि कार्यों से रोजगार सृजन होता है। अगला लाभ है इससे राष्ट्रों का आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। और अगला लाभ है इससे राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं उनमें सुधार होता है, साथ ही सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी इसके माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्राचीन काल में व्यापार हेतु विनिमय व्यवस्था जो थी वो क्या थी? तो प्राचीन काल में विनिमय व्यवस्था जो थी वो आदिम समाज के व्यापार का एक तरीका माना जाता था, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। और यह व्यवस्था जो है वर्तमान समय में गुवाहाटी के पास जोन बिल जो मेले है उसमें देखने को मिलती है। इस मेले में यही पुरानी परंपरा स्थित है कि वस्तु के बदले वस्तु आयात निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार आपको बताने हैं या फिर द्विपार्श्विक व बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है, इनका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है और वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। अब हम दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्विपार्श्विक व्यापार जो है इसमें व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, जबकि बहुपार्श्विक व्यापार में व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब हो जाएगा, प्राचीन काल में रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। इस रेशम मार्ग से भारत, पर्शिया और मध्य एशिया के व्यापारी चीन से बने हुए रेशम, रोम की ऊन तथा बहुमूल्य धातुओं एवं अन्य महंगी वस्तुओं का व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दास व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली, डच, स्पेनिश तथा अंग्रेज लोगों के द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों को जबरन पकड़कर दूसरे देशों में बागानों में श्रमिकों के रूप में उनसे कार्य करवाया जाता था, जिन्हें दास व्यापार कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या फिर व्यापार उदारीकरण कहलाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों या बाधाओं जैसे कि सीमा शुल्क घटाकर इसको अधिक किया जा सकता है। मुक्त व्यापार का क्या प्रभाव पड़ा है? विकासशील देशों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि विकासशील देशों में बाजारों को विकसित होने के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। डंप करना, इससे आप क्या समझते हैं? तो डंप करना क्या कहलाता है? मतलब एक ही वस्तु को दो देशों में अलग अलग कीमतों पर बेचने की जो प्रथा है उसी को डंप करना कहलाता है। मतलब एक चीज़ है उसको दो देशों में अलग अलग भाव से उसको बेचा जाता है। यह लागत कारण से नहीं अपितु अन्य कारणों से आंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। पतनों द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से लेकर दूसरे भाग में जाते हैं। साथ ही पतन जो हैं वो जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। गोदी मतलब सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट स्टेशन मतलब फेरी पतन क्या है? और इन पतनों के उदाहरण भी आपको लिखने हैं। फेरी पतन का छोटे समुद्री मार्ग से आवागमन करने वाले यात्रियों को उतारने और उन यात्रियों को चढ़ाने तथा डाक लाने व ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम उदाहरण की बात करें तो इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस जो है वो इसके
अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरपो पतन क्या है तथा इन पतनों के उदाहरण भी लिखने हैं। तो आंतरपो पतन जो है वो एक तरण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। उदाहरण के रूप में हम आंतरपो पतन की बात करें तो उसमें सिंगापुर, कोपेनहेगन, रोटरडम पतन जो है ये प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विश्राम पतन या मार्ग पतन क्या है तथा इन पतनों के उदाहरण भी आपको लिखने हैं। विश्राम पतन जो है वो मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां पर जहाज ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री के लिए रुकते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो सिंगापुर, अदन, होनोलुलु जो पतन है ये इसके अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तेल पतन क्या है और इसके उदाहरण आपको बताने हैं, या फिर तेल शोधन पतन तथा टैंकर पतन क्या है ये आपको बताना है। तो तेल पतन जो है ये तेल प्रक्रमण तथा नौ परिवहन का कार्य करते हैं, जिनको क्रमशः तेल शोधन पतन तथा टैंकर पतन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में हम इनकी बात करें तो मराकाइबो, एस्किरा, त्रिपोली टैक ये प्रमुख पतन हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, नौसेना पतन क्या है और इसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। तो नौसेना पतन जो है ये केवल सामाजिक पतन है, जो केवल युद्धक जहाज़ों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो कोच्चि तथा कारवाड़ जो पतन है वो नौसेना पतन के प्रमुख उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के किन्हीं दो नौसेना पतनों के नाम आपको बताना है। तो यहाँ हमने ऊपर देख लिए कोच्चि और कारवाड़, यही इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना वर्ष कब है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो जनवरी 1995 में की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य राष्ट्र के बारे में बात करें तो इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 2016 में 164 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है ये आपको लिखना है। विश्व व्यापार संगठन का जो उद्देश्य है वो राष्ट्रों के बीच मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से कार्य हैं। तो यहाँ हम विश्व व्यापार संगठन के कार्यों की बात करने जा रहे हैं। पहला कार्य है, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों को विनियमित करता है। दूसरा इसका कार्य है, सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार के विवादों का ये निपटारा करता है। तीसरा इसका कार्य है, विश्व व्यापारी तंत्र के नियमों को नियत करता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो इसका जवाब होगा, ऋणात्मक भुगतान जो है ये संतुलन, ऋणात्मक भुगतान संतुलन से तात्पर्य है कि कोई देश वस्तुओं के क्रय पर व्यय अधिक करता है, मतलब खरीदता कम है, क्रय मतलब बेचता कम है और उस पर खर्चा अधिक करता है जितना कि उसे विक्रय से प्राप्त होता है। ऋणात्मक भुगतान जो है वो संतुलन से धीरे धीरे उस देश का वित्तीय संचयन मतलब मुद्रा भंडार जो है वो समाप्त होता जाता है। मतलब क्रय का अर्थ तो होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य बताना है। और ऋणात्मक मतलब प्रतिकूल और धनात्मक मतलब अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा, व्यापार संतुलन का तात्पर्य हम पहले देखते हैं, मतलब एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात व निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं का जो लेखा जोखा होता है वही व्यापार संतुलन कहलाता है। आयात मतलब जो चीज़ें अपने देश में मंगवाई हैं, निर्यात मतलब जो चीज़ें दूसरे देश में भेजी गई हैं। ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार संतुलन क्या होता है, जब आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य से ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति ऋणात्मक प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाती है। मतलब यहाँ आयात का जो मूल्य है, हम जो वस्तुएं मंगवाते हैं
वो यहाँ से भेजी हुई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होती हैं, मतलब हमें घाटा होता है, तो वो ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। अब आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का अर्थ विशेष सुविधा देना है। इसके तहत कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदार देशों को सीमा शुल्क के मामले में विशेष सुविधा प्रदान करता है, और यह दर्जा जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, GATT गेट, जिसकी फुल फॉर्म होती है जी की जनरल, ए की एग्रीमेंट, ऑन, टी की ट्रेड एंड, और दूसरे टी की टैरिफ। तो ये इसकी गेट की ये फुल फॉर्म यहाँ दी गई है। तो गेट क्या है? 1948 में गठित संगठन गेट है, जिसका उद्देश्य व्यापार को उच्च सीमा शुल्क तथा विभिन्न अन्य बाधाओं से मुक्त करना था। 1995 ईस्वी में गेट को WTO में बदल दिया गया। मतलब WTO जो है, इसका पहले जो नाम था वो गेट था, GATT। अगले प्रश्न की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित होते हैं, जैसे कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में जनसंख्या कारक का क्या प्रमुख महत्व होता है, ये आपको बताना है। जवाब होगा, विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या की जो विविधता है वो व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार तथा वस्तुओं की मात्रा को प्रभावित करती है। जैसे कि सघन बसे देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, जबकि बाह्य व्यापार वहाँ पर कम होता है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक होगी तो जो वस्तुएं निर्मित होंगी उनकी खपत वहीं पर हो जाती है, तो निर्यात जो है वो न के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार में परिवहन का क्या महत्व है? तो इसका जवाब हो जाएगा, रेल, समुद्री, वायु परिवहन के विस्तार होने से तथा प्रशीतन एवं परिरक्षण के बेहतर साधनों के विकास से व्यापार का अधिक विस्तार हुआ है। मतलब रेल के द्वारा, समुद्र के द्वारा और वायु परिवहन इन के द्वारा व्यापार की बढ़ोतरी हुई है, मतलब ये अधिक क्षेत्रों में फैला है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय व्यापार में आपको अंतर बताना है। पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब विभिन्न देशों के बीच में राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। मतलब दूसरे देशों के साथ ये व्यापार होता है। और राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, किसी देश के विभिन्न राज्यों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। राष्ट्र मतलब अपना देश, अपने देश के अंदर जितने राज्य हैं वहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, तो वो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। जैसे भारत देश के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान अलग अलग राज्यों में होता है तो वो राष्ट्रीय व्यापार है। और अगर भारत का सामान या कोई वस्तु जो है वो दूसरे देशों में जाती है तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में आती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, विश्व व्यापार में सम्मिलित किन्हीं 3 व्यापारिक वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। तो वो है मशीनरी व परिवहन उपकरण, ईंधन एवं खनिज, रसायन। यहाँ 3 पूछे हैं, अगर ज़्यादा पूछ ले तो लोह इस्पात तथा वस्त्र और स्वचालित उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब स्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार आपको बताने हैं या फिर अंतर्देशीय पतन तथा बाह्य पतन में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्देशीय पतन। अंतर्देशीय पतन जो है ये समुद्र तल से दूर स्थित होते हैं, जो नदी या नहर के द्वारा समुद्र से जुड़े हुए रहते हैं। इनको अंतर्देशीय पतन
कहा जाता है। बाह्य पतन जो हैं ये गहरे जल के पतन होते हैं जो वास्तविक पतन से बहुत ही दूर बने होते हैं। यहाँ पर जहाज पहुँचते हैं, इनको बाह्य पतन कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, व्यापार संयोजन के 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो पहला व्यापार संयोजन का उद्देश्य है, व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात निर्यात में हुए परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा व्यापार संयोजन का उद्देश्य है, इससे विश्व व्यापार में महाद्वीपों एवं विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की बात करें, पतनों के पृष्ठ प्रदेश से क्या तात्पर्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा, पृष्ठ प्रदेश किसी पतन का स्थल की ओर विस्तृत भाग है जिससे आयात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक समूहों के द्वारा राष्ट्रों को प्राप्त होने वाले लाभ आपको बताने हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, व्यापारिक समूहों के द्वारा राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार में विभिन्न मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता तथा पूरकता प्राप्त होती है। दूसरा इसका लाभ है, इसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तथा व्यापारिक प्रतिबंध हटाने में मदद मिलती है। तीसरा इसका लाभ है, इसके सदस्य देशों को व्यापार शुल्क से मुक्ति मिलती है तथा मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा? आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।